गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। आज हम आपके लिए एक नया सब्जेक्ट लेके आए हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी का। इसमें हम आपको डिटेल में समझाएंगे कि चाइल्ड की साइकोलॉजी कैसे होती है, चाइल्ड कैसे ग्रोथ करता है, चाइल्ड कैसे जो चीज़ों को समझता है, कैसे इन्फॉर्मेशन को रिटेन करता है। अगर आप कोई सीटेट का DT+B का एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसकी बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में वेटेज दी जाती है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में कि ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, कितनी टाइप की हमारी डेवलपमेंट होती है। सब कुछ भाई डिटेल में कवर करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से आखिरी तक देखें। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि डेवलपमेंट होती क्या है। कि जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं जिन्होंने चाइल्ड पे रिसर्च करी है, चाइल्ड पे को समझा है उनकी ग्रोथ के बारे में, उनके हिसाब से हमारी डेवलपमेंट क्या होती है। तो इन साइंटिस्ट में सबसे मेन हमारी जो डेवलपमेंट की डेफिनेशन दी गई थी वो हरलॉक के द्वारा दी गई थी। तो हरलॉक के द्वारा दी गई हमारी डेवलपमेंट की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार की थी। उन्होंने कहा था कि डेवलपमेंट इज नॉट जस्ट द ग्रोइंग ऑफ लेयर। डेवलपमेंट सिर्फ लेयर्स बाय लेयर ग्रोथ को नहीं कहते हैं। ग्रोइंग ऑफ लेयर्स को हम डेवलपमेंट नहीं कहते हैं, पर फिर डेवलपमेंट कहते किसे हैं। तो उनका कहना था कि डेवलपमेंट इज अ सीरीज ऑफ चेंज विथ अल्टीमेट गोल ऑफ अटेनिंग मैच्योरिटी। यानी कि डेवलपमेंट धीरे धीरे आने वाले चेंजेस को कहते हैं जिसका अल्टीमेट गोल मैच्योरिटी अटेन करना होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि डेवलपमेंट जो है लेयर बाय लेयर ग्रोथ को नहीं कहते हैं। आपकी हाइट कितनी हो गई है, आपका वजन कितना हो गया है, इसको डेवलपमेंट नहीं कहते हैं। ये डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है पर अल्टीमेट डेवलपमेंट नहीं होती है। डेवलपमेंट होती है तो स्लोली सीरीज ऑफ चेंज को कहते हैं। सीरीज ऑफ चेंज विद द अल्टीमेट गोल ऑफ अटेनिंग मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब कि आप में समझ कितनी आ गई, आप अपना भला बुरा कितना सोच सकते हो, आप कैसे समझते हो कि क्या चीज़ मेरे लिए सही है, क्या चीज़ मेरे लिए बुरी है। बेसिकली डिपेंडेंट से ऑटोनॉमी में पहुंचना को डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है ना। डिपेंडेंस से ऑटोनॉमी अटेन करने को हम डेवलपमेंट कहते हैं। यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो सब पर डिपेंडेंट होता है। वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होता है कि पेरेंट्स मुझे खाना देंगे, पेरेंट्स मुझे टॉयलेट लेके जाएंगे, पेरेंट्स मुझे बाहर घुमाने लेके जाएंगे, सब कुछ पेरेंट्स करेंगे। पर धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होता जाता है वो ऑटोनॉमस हो जाता है, वो सब कुछ खुद समझने लग जाता है, वो अपने डिसीजन खुद लेने पर लग जाता है, वो समझने लग जाता है मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, कौन आदमी अच्छा है कौन आदमी बुरा है। सब कुछ वो धीरे धीरे समझ पाता है। मतलब वो डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी पे पहुंच जाता है। इसी को हम मैच्योरिटी कहते हैं। और जो हमारा प्रोग्रेसिव चेंज होता है, स्लोली जो चेंज आता है, सीरीज ऑफ चेंज होती है टुवर्ड्स अटेनिंग मैच्योरिटी, उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। मैं फिर से बोलता हूँ, मैच्योरिटी हो गई हमारी डिपेंडेंस से ऑटोनॉमी में पहुंचना, और स्लोली चेंजेस विच लीड टू मैच्योरिटी, जो थोड़े थोड़े चेंजेस आते रहते हैं हमारी बॉडी में और हमारे दिमाग में, उन चेंजेस उस सीरीज ऑफ चेंज को हम कहते हैं डेवलपमेंट। ठीक है। तो अल्टीमेट गोल हमारा मैच्योरिटी होता है डेवलपमेंट के प्रोसेस के दौरान। डेवलपमेंट एक प्रोसेस है बेसिकली। अब ये प्रोसेस स्टार्ट कब से होता है? क्या ये प्रोसेस हमारे पैदा होते साथ ही स्टार्ट हो जाता है या हमारे पैदा होने से पहले से स्टार्ट हो जाता है? यानी कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो डेवलपमेंट माँ के गर्भ में स्टार्ट हो जाती है। ये वॉर्म टू टॉम्ब होता है। यानी कि माँ के गर्भ से कब्र तक हमारी जो डेवलपमेंट चलती रहती है। जब हम जो है पहली बार हमारा जो एम्ब्रियो बनता है, बच्चा जो एम्ब्रियो की फॉर्म में बनता है पेट के अंदर, फिर वो धीरे धीरे उसमें जो है सेल डिवीजन होने लग जाता है, धीरे धीरे उसके ऑर्गन्स बनते हैं, हार्ट बनते हैं उसके, उसका दिमाग बनता है, और जो है वो धीरे धीरे समझने लग जाता है कि कैसे जो है अपनी माँ के गर्भ में जो है न्यूट्रिशन लिया जाए, कैसे बॉडी से न्यूट्रिशन लिया जाएगा, कैसे मैं रिस्पायर करूँगा वो पेट के अंदर। ठीक है ना। और फिर जैसे वो बाहर निकल के आता है पेट से, तो वो समझता है कि कैसे मैं अगर रोता हूँ तो लोग मुझे खाना देंगे, अगर मैं रोऊँगा तो फिर लोग मुझे टॉयलेट लेके जाएँगे, मैं किस प्रकार से एक्शन किस प्रकार से रोऊँ कि मेरी जो है सारी इच्छाएँ पूरी करें।
ये कौन से मेरे शुभचिंतक हैं, कौन से मुझे भगवान कौन मुझे जो है हार्म पहुँचा सकता है। वो धीरे-धीरे समझता है जब वो बाहरी दुनिया में आता है, माँ के गर्भ से बाहर निकल के आता है। और इसकी जो समझने का प्रोसेस है, वो जब तक चलते चले जाता है, जब तक वो मर नहीं जाता है, जब तक वो बुड्ढा होके जो है अपनी टॉम्ब में नहीं चले जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी हम धीरे-धीरे कुछ ना कुछ हर वक़्त कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। हमारी कोई भी उम्र हो, हम कुछ ना कुछ हर दिन कुछ नई चीज़ सीख रहे होते हैं। जैसे कि पहले अगर आप जो है स्टूडेंट हो तो आप स्टडी के बारे में सीखोगे, नए-नए कैलकुलेशन सीखोगे, मैथ के फॉर्मूले सीखोगे, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में समझोगे, दुनिया में कैसे चीज़ें चलती हैं, इकोनॉमिक्स के बारे में समझोगे। और जब आप कॉलेज में जाओगे तो आप जो है प्रैक्टिकल नॉलेज सीखोगे कि कैसे जो है काम में जो हमने नॉलेज सीखी थी उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है, कैसे जो है मुझे किसी चीज़ को परफ़ॉर्म करना है, कंपनीज़ के लिए काम करना है, ठीक है ना? और जब आप काम करोगे तो आप कुछ और ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें सीखते हो। जब आप रिटायरमेंट ले लेते हो तो आप जो है अपने रिलेशंस के बारे में सीखते हो, कैसे जो है संबंध होते हैं, कैसे रिलेशंस होते हैं, क्या जो लोगों के अंदर विचारधारा होती है, कैसे चीज़ें चलती हैं, सब कुछ सीखते हो रिटायरमेंट के बाद भी। और जब तक आप मर नहीं जाते, जब तक आपका जो है सीखने का प्रोसेस, डेवलपमेंट का प्रोसेस चलता रहता है। तो ये वार्म टू टॉम चलता है हमारा। और ये जो है कोई प्रोग्रेसिव चेंज नहीं होता है हमारा। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका है, मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि वो जो प्रोसेस चलता है हमारा वार्म टू टॉम, ये कोई प्रोग्रेसिव नहीं होता है। अर्थात ऐसा नहीं है कि आप कोई सीढ़ी चढ़ते जा रहे हो। ऐसे नहीं कि आप जीवन में डेवलपमेंट का मतलब हो गया एक के बाद दूसरी सीढ़ी को चढ़ना और अल्टीमेट गोल पे पहुँचना, ऐसा नहीं होता है। कोई भी ये आप ये नहीं कह सकते क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ अल्टीमेट गोल हो सकता है, क्या चीज़ हमारी मैच्योरिटी है। अर्थात देखो जब तक बच्चा जो है स्कूल में होता है, 18 साल की उम्र में होता है, तो वो फिक्स पाथ पे चलता है। जो टीचर बोलता है वही समझता है। जो टीचर ने सही बोल दिया वो सही, जो टीचर ने गलत बोल दिया वो गलत। पर जब वो कॉलेज में जाता है तो वो उसमें कुछ अपने आप से सेंस आने लग जाती है। उसको खुद सोचना पड़ता है कौन सी विचारधारा सही है, कौन सी विचारधारा गलत है। फॉर एग्जाम्पल जब वो कॉलेज में जाता है अलग-अलग जो है थ्योरी से वो एक्सप्लोर होता है, ठीक है ना? उसमें अलग-अलग थ्योरी उसको समझाई जाती है। कोई बोलता है जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई बोलता है कि सब कुछ गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए, जितनी भी जॉब्स हों सब गवर्नमेंट कंट्रोल करे, गवर्नमेंट ही सबको जॉब्स प्रोवाइड करे। दूसरी तरफ कोई बोलता है कि सब कुछ प्राइवेट के हाथ में दे दो, प्राइवेट डिसाइड करेगा कि किसको कौन सी जॉब हो, क्योंकि प्राइवेट जो है अच्छे से कमाई कर पाता है। पर फिर गवर्नमेंट जॉब वाले कहेंगे कि प्राइवेट जो हर चीज़ के दाम बढ़ा देगा, प्राइवेट जो अपने एम्प्लॉयज़ को बार बार निकालेगा, उनको एक्सप्लॉइट करेगा। दूसरी तरफ जो है प्राइवेट वाले फिर से आएंगे, वो कहेंगे कि प्राइवेट जो है कम से कम प्रॉफिट तो करके देगा, वो लॉस नहीं करेगा। मतलब दोनों ही पक्ष के अपने जो एडवांटेज हैं, अपने डिसएडवांटेज है, दोनों ही तरफ के। वो दोनों कभी जो है वो जब कॉलेज में जाएगा सबसे पहले उसे लगेगा कि सोशलिज्म की तरफ जाऊँ मैं, सब कुछ गवर्नमेंट होना चाहिए, ठीक है ना? वो एक डायरेक्शन में बढ़ रहा है। फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम में जब वो काम करने लगेगा, उसे लगेगा नहीं, नहीं सब कुछ प्राइवेट होना चाहिए था। सब कुछ गवर्नमेंट में सब कुछ स्लो-स्लो चलता है। अगर प्राइवेट होता सब कुछ फास्ट-फास्ट होता, तो वो फिर से अपनी डायरेक्शन बदल देगा। फिर उसको लगेगा नहीं कोई मिड का रास्ता अपनाना चाहिए। तो बार-बार वो जो है डायरेक्शन अपनी विचारधारा बदलता रहेगा। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जो डेवलपमेंट है वो प्रोग्रेसिव चेंज है, ठीक है ना? इसमें अल्टीमेट गोल हमारा मैच्योरिटी होता है, पर ये एक डायरेक्शन में फिक्स पाथ में हमारा चलता नहीं है। और अगर हम दूसरे फीचर्स की बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरीके के फैक्टर्स जो है कंसिडर करे जाते हैं। ठीक है ना? मतलब कि डेवलपमेंट जो है क्वालिटी भी देखी जाती है और क्वांटिटी भी देखी जाती है। क्वांटिटी का मतलब हो गया कि आप जो मेज़र कर सको कि बच्चा इतना बड़ा हो गया है साइज़ में, बच्चे का इतना वज़न हो गया है, बच्चा जो है अब वो भाग सकता है। ये सब कुछ होता है क्वांटिटी जो जिसको हम ग्रोथ भी कहते हैं और जो है फिजिकल चेंजेस भी कह सकते हैं हम। और क्वालिटी हो गई कि बच्चे का दिमाग कितना स्ट्रांग हुआ है, बच्चा अब चीज़ों को समझने कितना लगा है, क्या बच्चा जो है हमारी कैलकुलेशन करने लग गया है, क्या बच्चा जो है बुकों को पढ़ने लग गया है, बुकों को पढ़ के समझने भी लगा है, ऐसे लिखने लगा है, ठीक है ना? ये सब होती है हमारी क्वालिटी कि उसमें जो है इसमें मैच्योरिटी कितनी आ गई है, उसमें समझ कितनी आ गई है, दुनियादारी को लेके समझ कितनी आ गई है।
जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। हम ये तो नहीं मेजर कर सकते इस बच्चे में दुनियादारी को लेके कितनी समझ है। एक बार को हम ये मेजर कर सकते हैं कि इसमें मैथ में कितना अच्छा है, पर फिर भी हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। हो सकता है उसको जो क्वेश्चन दिए गए हो वो तो गलत कर दिए हो, पर कोई और दूसरा क्वेश्चन होता तो वो सही कर देता। एक्यूरेटली मेजर ना कर सकें, जिसको एक्यूरेटली क्वांटिटेटिव टर्म में मेजर ना कर सकते हैं, उसको कहते हैं क्वालिटेटिव फैक्टर। और जिसको एक्यूरेटली मेजर कर सकें उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव फैक्टर। जितनी भी हम इसमें हम कह सकते हैं जो ग्रोथ होती है, यानी फिजिकल डेवलपमेंट जो होती है, वो हमारी क्वांटिटेटिव होती है, और जो मैच्योरिटी होती है वो क्वालिटेटिव होती है। ठीक है ना? तो हम कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट अगर बड़ा सेट है तो इसका एक सबसेट हो गया हमारा ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। डेवलपमेंट का 50% पार्ट है, यानी कि क्वांटिटेटिव वाला पार्ट जो है ग्रोथ कहलाता है, और बाकी जो पार्ट होता है डेवलपमेंट का वो जो है ग्रोथ नहीं कहलाता है। ठीक है? और दोनों मिला के हमारी डेवलपमेंट बनती है। फिर तीसरे फैक्टर की अगर हम बात करें, तीसरे फीचर की बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट करना आसान होता है। प्रिडिक्ट करना आसान नहीं होता, पर प्रिडिक्ट करना पॉसिबल होता है। डेवलपमेंट जो है प्रिडिक्टेबल होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि डेवलपमेंट बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। डेवलपमेंट डिपेंड कर सकती है कि आपको इन्वायरमेंट कैसे मिला था, या फिर आपको पेरेंट्स से जीन्स कौन से मिले थे, उस पर भी डेवलपमेंट आपके जो है डिपेंड करती है। पर मेजरली हम डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अर्थात अगर कोई बच्चा 6 साल का है या कोई बच्चा 2 साल का है, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं इसमें किस हद तक की डेवलपमेंट हो गई होगी। अगर बच्चा 2 साल का है तो हम कह सकते हैं, भले ही कोई भी बच्चा हो 2 साल का, भले उसको कैसे भी जो है जीन्स मिले हो, भले उसको कैसे ही इन्वायरमेंट मिला हो, पर हम बोल सकते हैं कि 2 साल का बच्चा है तो ये अब तक चलना सीख गया होगा। थोड़ा लुढ़क लुढ़क के चले, ढंग से दौड़ ना पाए, पर चलना जरूर सीख गया होगा। इसने पहले घुटने पे रेंगना सीखा होगा और अब ये चलना भी सीख चुका होगा। पर फिर जब 6 साल का बच्चा होता है तो हम कह सकते हैं इसने लैंग्वेज पे अपनी पकड़ अच्छी कर ली होगी। अब ये अपनी जो मदर टंग है उसमें अच्छे से बात कर पाता होगा, और चीज़ों को अगर हम इससे कुछ कम्युनिकेट करना चाहेंगे तो ये मुझसे अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएगा। इसमें जो नॉलेज है, इसमें जो लैंग्वेज स्किल्स हैं वो डेवलप हो चुके होंगे। ये हमने कैसे पहचाना? सिर्फ एज देख के, क्योंकि हमने देखा कि जो हमने प्रिडिक्ट कर पाए थे। हम जानते हैं कि 6 साल की उम्र तक जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो इस हद तक पहुंच जाता है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट को प्रिडिक्टेबल होती है हमारी डेवलपमेंट, एक्यूरेटली नहीं होती। हम ये नहीं कह सकते कि वो उसकी रीडिंग स्पीड कितनी तेज है, वो जो 1 घंटे में कितनी पेज पढ़ पाता है नॉवल के। ठीक है ना? हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि हो सकता है उसको बचपन से जो है रीडिंग स्किल्स पे पढ़ा उसको रीडिंग स्किल पे जोर दिया गया हो, दूसरी तरफ दूसरे वाले बच्चे की फिजिकल स्किल्स पे जोर दिया गया हो। पर दोनों बच्चे अब तक जो है लैंग्वेज अच्छी हो गई होगी दोनों की। ठीक है ना? कोई किसी की ज़्यादा अच्छी हो गई होगी, किसी की कम, पर दोनों में लैंग्वेज स्किल्स आ चुके होंगे। इसलिए कहते हैं कि जो डेवलपमेंट होती है वो प्रिडिक्टेबल होती है, पर एक्यूरेटली नहीं होती है। फिर डेवलपमेंट एक फिक्स सीक्वेंस को फॉलो करती है। ठीक है ना? फिक्स सीक्वेंस का मतलब हो गया कि पहले जो है हमारा जो है पहले एम्ब्रियो होता है, तो सबसे पहले ऑर्गन्स बनते हैं, फिर हमारी जो पहले सबसे पहले ब्रेन बनता है, फिर लिम्स, उसके बाद लिम्स बनते हैं। ऐसे नहीं कि पहले लिम्स बन गया उसके बाद ब्रेन बन रहा है, या फिर पहले बच्चे जो है पहले दौड़ना सीख गया उसके बाद घुटनों पे चलना सीख रहा है। ऐसा नहीं होता है। पहले बच्चा जो है घुटनों पे चलना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है, उसके बाद ही बच्चा चलना या फिर दौड़ना सीखता है। यानी कि एक फिक्स सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। पहले बच्चा जो है हमारा घुटनों पे चलना सीखेगा, उसके बाद दौड़ना सीखेगा। पहले जो बच्चा है को कैलकुलेशन से नंबर सिखाए जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 सिखाए जाएंगे। उसके बाद उसको बेसिक प्लस माइनस सिखाया जाएगा। उसके बाद उसको जो है कॉम्प्लेक्स चीजें सिखाई जाएंगी। उसको त्रिको सिखाई जाएगी, अलजेब्रा सिखाया जाएगा, उसको जो है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन सब कुछ सिखाया जाएगा, पर एक पीरियड के बाद। अब हम टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट की बात करेंगे। अब तक हमने समझा डेवलपमेंट क्या होती है, ठीक है ना, और डेवलपमेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट की, क्योंकि डेवलपमेंट को हम फिजिकल वे में भी कह सकते हैं। जो फिजिकल ग्रोथ होती है वो भी डेवलपमेंट होती है। जो हमारे मेंटल एबिलिटी होती है, कॉग्निटिवनेस होती है, लॉजिकल लगाने की जो एबिलिटी होती है उसको भी हम डेवलपमेंट कह सकते हैं। जो हमारे सोशल स्किल्स होते हैं वो भी डेवलपमेंट में आते हैं। इमोशनल स्किल्स होते हैं वो भी आते हैं। लैंग्वेज स्किल्स भी आते हैं, और आखिर में मॉरल स्किल्स भी हमारे डेवलपमेंट में ही आते हैं। अगर हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें
तो फिजिकल डेवलपमेंट बेसिकली दो तरीके से कैटेगराइज करी जा सकती है, फाइन मोटर स्किल्स और आपकी ग्रॉस मोटर स्किल्स में। जो ग्रॉस मोटर स्किल्स हो गई वो होगी कि बड़ी बड़ी मसल्स का यूज करना, यानी कि बच्चा दौड़ सके, बच्चा जो है कूद सके, या फिर बच्चा जो है खेल में अच्छा हो पाए। जो ग्रॉस मोटर होती स्किल्स होती है वो आपकी जो होती है बड़ी बड़ी मसल्स जो होती हैं। और फाइन मोटर स्किल्स हो गई कि आपकी आई का और आपके हाथ का कोऑर्डिनेशन कैसा है, आपके ब्रेन और हैंड्स का कोऑर्डिनेशन कैसा है, क्या आप जो अच्छे से ड्राइंग कर पा रहे हो, क्या आप अच्छे से पेंटिंग कर पा रहे हो, क्या आप अच्छे से लिख पा रहे हो, राइटिंग कर पा रहे हो, आपकी हैंडराइटिंग कैसी है। ये सब कुछ आता है हमारे फाइन मोटर स्किल्स में। ठीक है ना। दोनों ही बहुत जरूरी होती है, ग्रॉस मोटर स्किल्स भी और फाइन मोटर स्किल्स भी। जो हमारे एथलीट्स होते हैं उनके लिए ग्रॉस मोटर स्किल्स का ज़्यादा महत्व होता है, और जितने भी हमारे जो आर्टिस्ट होते हैं उनके लिए फाइन मोटर स्किल्स का इंपॉर्टेंस होता है, कि बचपन में उनको अगर फाइन मोटर स्किल्स जो है ढंग से फोर्स नहीं किया गया फाइन मोटर स्किल्स पे, तो आगे जाके उनको जो है प्रॉब्लम आ सकती है। और एथलीट्स को अगर ग्रॉस मोटर स्किल्स पे फोकस नहीं किया गया तो उन्हें आगे जाके प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जो ग्रॉस मोटर स्किल्स होते हैं, दौड़ना, भागना, या फिर आपका कूदना, कोई बॉल फुटबॉल खेलना, या फिर कुछ भी जो चीज़ें होती हैं या फिर किसी चीज़ को उठाना, वजन को, ये सब कुछ जो है ग्रॉस मोटर स्किल्स में आती है। फिर हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट आती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब हो गया आपके अंदर समझ कितनी है, आप चीज़ों को कैसे समझ पा रहे हो, क्या उचित है, क्या सही है, क्या गलत है, इस सबको समझने को हम जो है कॉग्निटिव स्किल्स कहते हैं। ठीक है ना, समझदारी को कॉग्निटिव स्किल्स कहते हैं। फिर सोशल स्किल्स आती हैं। सोशल स्किल्स अगर हम बात करें, जो हमारे जो साइंटिस्ट ने बताया है सोशल स्किल्स के बारे में, उन्होंने कहा है कि सोशल स्किल्स का मतलब होता है एबिलिटी टू बिहेव अकॉर्डिंग टू सोशल एक्सपेक्टेशंस, यानी कि सोसाइटी आपको जैसे एक्सपेक्ट करती है कि आप जो है ढंग के कपड़े पहनोगे, ढंग से बातचीत करोगे, वेल मैनर्स रहोगे, सबसे जो है आप करके बात करोगे, तो बहुत ही पोलाइटली बात करोगे। ये सब आपके सोशल डेवलपमेंट में आती हैं, या फिर सोशल स्किल्स होते हैं ये सब के सब। ठीक है ना। जो मतलब कि सोसाइटी जो आपसे एक्सपेक्ट करे आप उस वे में बिहेव कर पाओ, उसको कहते हैं सोशल डेवलपमेंट। या फिर आप जो है बहुत सारे अपने दोस्त बना पाओ, अच्छे से दोस्त बना पाओ, अच्छे से लोगों में घुल मिल पाओ, इन सबको कहते हैं हम सोशल डेवलपमेंट या फिर सोशल स्किल्स। फिर हमारी जो इमोशनल डेवलपमेंट आती है, यानी कि आपका इमोशंस पे कंट्रोल कैसा है। ठीक है ना। इमोशंस पे कंट्रोल कैसा है आपका। आप जो है बात-बात पे रोने लग जाते हो, आपको जो है बात-बात पे जो है गुस्सा आ जाता है आपको, थोड़ी-सी मुश्किल आती है तो आप हार मान लेते हो। ये सब कुछ होता है इमोशंस डेवलपमेंट में, कि आप आपका अपने इमोशंस पे कंट्रोल कितना है। आप कितने जो है अपने आप को जो है मुसीबत के समय में भी शांत रख पाते हो, दुःख के समय में भी अपने आप को खुश रख पाते हो, जो है बात-बात पे रोते नहीं हो, शिकायत नहीं करते हो, या फिर गुस्सा नहीं आता, बार आप गुस्से में अपना जो है आपा नहीं खो पाते हो, आप जो कुछ गलत काम नहीं कर देते हो गुस्से में। ये सब कुछ इमोशनल डेवलपमेंट में आता है। और ये बोला जाता है कि जो बच्चा होता है अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे को इमोशनली स्टेबल लोगों के साथ बिठाना चाहिए। इमोशनली स्टेबल लोगों के साथ ही बच्चे को जो है रखना चाहिए। उसके चारों तरफ जितने भी लोग हों उन्हें जो इमोशनली स्टेबल होना चाहिए, उन्हें एक्ट करना चाहिए कि वो इमोशनली स्टेबल है। क्योंकि बच्चा जो देखता है वही सीखता है। ऐसा नहीं कि अगर आप बच्चे को बोल दोगे भैया गुस्सा मत करना, भैया रोना मत, अपने जो है इमोशंस पे कंट्रोल रखना, और वो इमोशन पे कंट्रोल रख लेगा, ऐसा नहीं होता है। बच्चा देखता है अपने पेरेंट्स को कि पेरेंट्स बार बार गुस्सा कर रहे हैं, तो वो भी जो है गुस्सा करना सीखता है। बच्चा देखता है कि जो पेरेंट्स बार-बार शिकायत लगा रहे हैं, जल्दी हार मान लेते हैं, तो बच्चा भी वही सीखता है कि जल्दी से हार मान लो। भले उसको कितना ही बोलो कि कभी हार मत मानो, पर जब वो देखता है कि सब जल्दी हार मान रहे हैं, तो वो भी जल्दी हार मानना ही सीख जाता है। तो अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे को हमेशा इमोशनली स्टेबल लोगों के साथ रखना चाहिए, इमोशनली स्टेबल लोग होने चाहिए उसके चारों तरफ। फिर अब हम लैंग्वेज स्किल्स की बात करेंगे, लैंग्वेज डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है कि उसकी एबिलिटी टू कम्युनिकेट क्या है, एबिलिटी टू कम्युनिकेट यूजिंग वर्ड्स एंड सिंबल्स। जब वो बच्चा छोटा था
तो वो सिर्फ रोता था और पेरेंट्स को समझ में आ जाता था कि मेरे बच्चे को भूख लगी है, इसको दूध लेके दो, मेरे बच्चे को टॉयलेट जाना है, इसको टॉयलेट लेके जाओ, इसको जो है घूमने का मन कर रहा है, इसको पार्क में घुमा के लेके आओ। पर अब ये तो नहीं कि बड़ा होने के बाद भी बच्चा बस रोता ही रहेगा, वो रोएगा, बच्चे पेरेंट्स समझ जाएंगे मेरे बच्चे को वीडियो गेम चाहिए, मेरे बच्चे को जो है स्कूल नहीं जाना, आज मेरे बच्चे को जो है पढ़ाई समझ नहीं आ रही है ना। इसलिए अब उसको जो है लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, कोई एक जो उसकी मदर टंग होती है वो कम से कम एक लैंग्वेज उसको सीखनी पड़ेगी, उसके वर्ड सीखने पड़ेंगे और सिंबल्स सीखने पड़ेंगे कि सिंबल मतलब कि जैसे कि हम लेटर्स लिख रहे हैं, ई है तो ई कैसे प्रोनाउंस होता है, एम कैसे होता है, ठीक है ना। ये लेटर्स सीखने पड़ेंगे, कैसे जो लेटर्स से वर्ड्स बनाया जाए ये सीखना पड़ेगा। ये सब कुछ आता है हमारे लैंग्वेज डेवलपमेंट में। फिर हमारा मॉरल डेवलपमेंट होता है। मॉरल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ये समझना क्या सही है क्या गलत है, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। अब आप कहेंगे वो तो हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी था, उसमें भी हम समझ रहे थे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हम बेसिक लॉजिक लगा रहे थे, ठीक है ना। हमने ये तो समझ कॉग्निटिव में हमने ये तो समझ लिया था क्या सही है क्या गलत है, पर उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कैसे अपने जो है मॉरल स्किल्स बना, मतलब सभी लोगों को पता होता है क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ सही है, सबको पता है एग्जाम में चीटिंग नहीं करनी चाहिए, फिर भी बच्चे जो है अक्सर चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हैं, क्योंकि उनके मॉरल स्किल्स अच्छे नहीं होते हैं, वो मॉरली इतने ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं, उनका अपने ऊपर इतना नियंत्रण नहीं होता है, इतना डिसिप्लिन नहीं होता है, ठीक है ना। जो कॉग्निटिव है वो हमें बताता है क्या सही है क्या गलत है, और मॉरल डेवलपमेंट हमें बताती है उस पर इम्प्लीमेंट कैसे करना है, जो उचित पाथ है जो सही पाथ है राइट पाथ है उस पर चलना कैसे, वो हमारे मॉरल डेवलपमेंट होती है। तो मॉरल डेवलपमेंट हमेशा कॉग्निटिव के बाद होगी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैं दोबारा स्ट्रेस दे रहा हूँ। मॉरल डेवलपमेंट हमेशा कॉग्निटिव के बाद होगी, पहले बच्चे में कॉग्निटिव डेवलपमेंट आएगी, उसके बाद मॉरल डेवलपमेंट आएगी, ठीक है ना। ये फर्स्ट स्टेप पे आएगी, ये हमारी दूसरे स्टेप में आएगी। पहले कॉग्निटिव सीखोगे, उसके बाद आप मॉरल डेवलपमेंट सीखोगे। तो ये तो हो गए हमारे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बात। अब ग्रोथ की भी बात कर लेते हैं कि ग्रोथ को क्या कहते हैं, साइंटिस्ट क्या ग्रोथ को बोलते आ रहे हैं। तो साइंटिस्ट की अगर हम बात करें तो ग्रोथ का मतलब हो गया कि फिजिकल बॉडी का डेवलपमेंट, फिजिकल बॉडी पार्ट्स का डेवलपमेंट और उनको यूज करने की एबिलिटी को हम ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ में दो चीजें आती हैं, एक हमारे बॉडी पार्ट का डेवलपमेंट, ठीक है, और दूसरा उनको यूज करने की एबिलिटी की भैया हमारे पास हाथ तो अच्छे हो गए, हमारी टांगे भी बड़ी मजबूत हो गई, पर हमें भागना ही नहीं आता, हम जो है जो छोटे छोटे कदम लेके भाग रहे हैं, या फिर जो हम बॉल फेंकना ही नहीं आता हमें, ठीक है ना। तो ये हो गया उनको यूज करने की एबिलिटी, हमारी जो आर्म्स बड़ी स्ट्रांग है पर हमें बॉल फेंकने की टेक्निक नहीं आती है। तो इसको इसमें जो हम ग्रोथ को कहेंगे बोथ बॉडी पार्ट डेवलपमेंट and ability to use these parts, ठीक है ना। एबिलिटी टू यूज बॉडी पार्ट्स एंड ग्रोथ ऑफ बॉडी पार्ट्स को हम ग्रोथ कहते हैं, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट पे इसका सारा फोर्स होता है। जबकि हम देखेंगे कि जो फिजिकल डेवलपमेंट थी, डेवलपमेंट में सिर्फ एक ही पार्ट है, वो छह में से सिर्फ एक पार्ट को हम ग्रोथ कहेंगे, इस पूरे पार्ट को हम जो है ग्रोथ कह सकते हैं, जिसपे हमारा जो है फाइन मोटर स्किल्स भी आ रहे हैं और ग्रोस मोटर स्किल्स भी आ रहे हैं। अब अगर हम डेवलपमेंट और ग्रोथ के बीच में डिफरेंस करें, दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करें, तो हम कह सकते हैं कि जो ग्रोथ होती है हमारी वो एक क्वांटिटेटिव चीज़ है, ठीक है ना। जो ग्रोथ है और यहाँ पे डेवलपमेंट लिख दें तो ग्रोथ हमारी क्वांटिटेटिव है और डेवलपमेंट हमारी क्वालिटेटिव है, ठीक है। यानी कि ग्रोथ जो होती है वो जो है सिर्फ क्वांटिटी पे डिफाइन की जाती है कि आपकी हाइट कितनी बढ़ गई है, आपका वजन कितना बढ़ गया है। इसी कारण से ग्रोथ को कई साइंटिस्ट जो है हमारे उसको कहते हैं कि ये वजन पे भी डिपेंड करती है कि आपके बिगर एंड हैवियर, ठीक है ना। बिगर एंड हैवियर भी बोला जाता है ग्रोथ को, यानी कि आपका साइज कितना हो गया, आपकी हाइट कितनी हो गई है,
आपका बॉडी का वेट कितना हो गया है, आपके जो ऑर्गन्स कितने अच्छे से बन गए हैं, ठीक है ना। तो ग्रोथ को कई बार बिगर एंड हैवियर भी बोला जाता है कि बिगर एंड हैवियर मेजर को हम जो है ग्रोथ भी बोलते हैं। तो एग्जाम में अगर आपसे बोला जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिगर एंड इज ऑल्सो नोन एज बिगर एंड हैवियर, और एग्जाम में आपको डेवलपमेंट दे दिया जाए, ग्रोथ दे दिया जाए, या दो चार और आपको ऑप्शन दे दिए जाए, तो आपको बिगर एंड हैवियर यानी ग्रोथ होता है, ठीक है। इस टर्म का यूज किया गया है कैसा है साइंटिस्ट के द्वारा। और अगर हम दूसरी बात करें तो ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, इसको एक्यूरेटली मेजर करना पॉसिबल होता है, ये एक मेजरेबल होती है। जबकि जो हमारी डेवलपमेंट है इसको डिफिकल्ट होता है मेजर करना। ठीक है ना। हमारी ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं एक्यूरेटली कि भैया ये जो है 5-6 हाइट हो गई है इसकी, 5'2" हाइट हो गई है, 6 फीट की हाइट हो गई है, तो हम मेजर कर सकते हैं। और जबकि डेवलपमेंट में हम मेजर नहीं कर सकते हैं, हम नहीं बता सकते कि उसका अपनी इमोशंस पे कितना कंट्रोल है, कितना जो है वो टफ सिचुएशन में भी हार नहीं मानता है, कितने जो है उसके मॉरल स्किल्स कितने हैं, उसके अंदर डिसिप्लिन कितना है, ये सब हम नहीं बता सकते हैं। बहुत ही डिफिकल्ट होता है। थोड़ा बहुत टेस्टिंग होती है, काफ़ी सारे टेस्ट बनाए गए हैं हर चीज़ को टेस्ट करने के लिए, पर वो एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं दे पाते हैं हमारे, तो डिफिकल्ट टू मेजर होता है। और यहाँ पे हमारी जो ग्रोथ होती है वो इजी टू मेजर होती है। फिर वो आती है बात कि जो डेवलपमेंट होती है वो हमने पहले डिस्कस किया था कि वॉर्म टू टॉम चलती है, हमारी वूम टू टॉम चलती है। पर जो हमारी ग्रोथ होती है वो हमारे वो भी वूम में चालू हो जाती है, पर वो एक सर्टेन एज तक जाती है। यानी कि जैसे कि आप अब जानते हैं कि 18 साल के बाद आपका जो है हाइट नहीं बढ़ेगी, या फिर कुछ और आगे साल जब आपके पीक पे पहुंच जाते हैं 25-30 साल के बाद आपकी जो मसल्स इतनी अच्छे से नहीं बन पाती हैं, आपकी मसल जो है 50 साल की उम्र में जो है घटनी स्टार्ट हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो ग्रोथ होती है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एज तक चलती है। यानी कि ये अल्टीमेट नहीं होती है, ये पूरे जीवन भर चलती नहीं रहती है, ये हमारी एक फिक्स्ड एज तक चलती है। जबकि जो हमारी डेवलपमेंट थी वो जो पैदा होने से पहले ही, पैदा होने से 9 महीने पहले स्टार्ट हो जाती है, और जो जब तक हम मरते नहीं है जब तक चलती रहती है। जो हमारी ग्रोथ है वो भी हमारे पेट में ही चालू हो जाती है, क्योंकि पेट में हमारे जो ऑर्गन्स बनने चालू हो जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ग्रोथ जो है माँ के गर्भ में ही स्टार्ट हो जाती है। पर वो सिर्फ एक फिक्स एज तक चलती है, उसके बाद हमारी जो है ग्रोथ होनी बंद हो जाती है, हमारी हाइट बढ़नी कम हो जाती है, हमारी जो है वजन बढ़ना खत्म हो जाता है, हमारी मसल्स बननी खत्म हो जाती हैं। तो ये सिर्फ एक फिक्स एज तक ही हमारी ग्रोथ चलती है। और जो ग्रोथ होती है वो जो डेवलपमेंट होती है वो ओवरऑल होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट ग्रोथ इज पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोथ इज पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, और जो डेवलपमेंट है वो एक ब्रॉडर मेजरमेंट है, ब्रॉडर चीज है। यानी कि जो डेवलपमेंट है वो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, और हमारी ग्रोथ है वो एक नैरो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ग्रोथ डेवलपमेंट का एक पार्ट हो गया, ठीक है ना। कि कोई पूछा जाए कि एग्जाम में कि कौन सा डेवलपमेंट या ग्रोथ, इन दोनों में से कौन ज्यादा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, तो हमारी डेवलपमेंट ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो डेवलपमेंट हमारा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, और ग्रोथ हमारा नैरो कॉन्सेप्ट है। ग्रोथ छोटी चीज होती है, डेवलपमेंट बड़ी चीज होती है। हम जो है ग्रो कर सकते हैं विदाउट डेवलपमेंट। ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट पॉसिबल होती है। ऐसा हो सकता है कि बच्चा जो है सिर्फ हाइट में बढ़ता जा रहा है, बच्चे का सिर्फ वजन बढ़ता जा रहा है, पर दिमाग से वो जीरो है, उसका अपने इमोशन पे बिल्कुल ही कोई कंट्रोल नहीं है। वो जो है चीज़ों को जो है अच्छे से समझ नहीं पाता है, अच्छे से फ्रेंड्स नहीं बना पाता है, जो सोसाइटी उससे एक्सपेक्ट करती है जिस तरीके से बिहेव करना वो वैसे बिहेव नहीं कर पाता है। वो नहीं समझ पाता है कि कि जो हमारे आसपास के लोग हैं वो हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। वो अपनी बात को जो है कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, उसकी जो लैंग्वेज पे इतनी ज़्यादा पकड़ नहीं है, अपनी जो एक्सप्रेस करने पे, अपनी जो इमोशंस है, अपने अंदर की बात है उसको एक्सप्रेस करने पे
उसके पास इतनी ज़्यादा स्किल्स नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट इज़ पॉसिबल, जबकि जो डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट ऑलवेज कम विथ ग्रोथ। जो डेवलपमेंट होती है वो हमेशा ग्रोथ के साथ आती है, क्योंकि डेवलपमेंट ओवरऑल जो डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें हमारी ग्रोथ भी शामिल होती है, हमारा दिमाग भी शामिल होता है, हमारी लैंग्वेज स्किल्स भी शामिल होती है, हमारे सोशल स्किल्स भी शामिल होती है, सब कुछ शामिल होता है। पर जो ग्रोथ होती है वो विदाउट डेवलपमेंट पॉसिबल होती है। ठीक है ना, ये तो हो गया ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस। अब हम कुछ फैक्टर्स पढ़ेंगे जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। अब हम फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली 6 फैक्टर्स होते हैं। कुछ बुक में आपको 2 फैक्टर्स भी दिखाई देते हैं, यानी कि उसमें क्या करते हैं, बेसिकली हेरिडिटी और जेंडर को एक कैटेगरी में डाल देते हैं और बाकी सबको इन्वायरमेंट की कैटेगरी में डाल देते हैं। पर हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, हम जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही डिटेल में पढ़ रहे हैं, इसमें हम 6 फैक्टर्स की बात करेंगे। इसमें पहला हमारा हेरिडिटी आता है, फिर इन्वायरमेंट आता है, न्यूट्रिशन आता है, जेंडर आता है, अर्ली स्टिमुलेशन आता है और चाइल्ड रेयरिंग आता है। ये 6 फैक्टर्स होते हैं हमारे, ठीक है ना। कुछ बुकों में अगर आपको 2 मिले तो भी आप कंफ्यूज मत हो जाना, उन्होंने हेरिडिटी और जेंडर को एक साथ डाल दिया है और बाकी सबको जो है इन्वायरमेंट में डाल दिया है। तो हेरिडिटी की अगर हम बात करें, हेरिडिटी का मतलब होता है कि आपको अपने पेरेंट्स से ट्रेट्स कौन से मिले हैं, आपको कौन से जीन्स मिले हैं, कौन से ट्रेट्स मिले हैं, कौन से फीचर्स मिले हैं, बोथ फिजिकल एंड सोशल, ठीक है ना। फिजिकल, सोशल या मेंटल, तीनों तरह के ट्रेट्स आपको जो है अपने पेरेंट्स से कुछ हद तक मिलते हैं, ठीक है ना। कि अगर आपके पेरेंट्स लंबे हैं तो आप भी लंबे होंगे, अगर आपके पेरेंट्स जो है एकेडमिक्स में बहुत अच्छे थे तो काफ़ी चांस है कि आप भी एकेडमिक्स में बहुत अच्छे होंगे। ये सब कुछ चांस पे डिपेंड होता है, ये पूरा जो है 100% ट्रूथ नहीं होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारे हेरिडिटी, इसको कहते हैं हेरिडिटी की कौन से जो है आपको जीन्स मिले हैं अपने, और अपने जो है पेरेंट्स से कौन से जीन्स मिले हैं, ठीक है ना। यानी डीएनए बेस होता है बेसिकली, अगर हम बात करें ये डीएनए होता है। जो हमारे ट्विन्स होते हैं उनमें सेम डीएनए होता है, तो वो जो है उनको जो है सेम चीज़ें मिली होती हैं, उनका जो हेरिडिटी का फैक्ट होता है सेम होता है। जो बाकी नॉर्मल ब्रदर सिस्टर्स होते हैं उनमें अलग अलग डीएनए मिलता है, तो उनमें अलग तरीके से अपने पेरेंट्स के करेक्टरिस्टिक आते हैं। फिर अगर हम जेंडर की बात करें तो जेंडर पे भी डिपेंड करता है कि जो मेल्स और फीमेल होती है, बॉय और गर्ल होती है, वो अलग तरीके से ग्रो करते हैं। वैसे बॉय हो या गर्ल हो, दोनों ही ऐसा कोई काम नहीं है जो दोनों में से कोई ना कर सके, गर्ल्स भी वो सभी काम कर सकती है जो बॉय करता है, पर इनकी ग्रोथ अलग तरीके से होती है। जैसे कि अगर हम एडोलसेंस तक की बात करें, ठीक है, अगर हम एडोलसेंस तक की बात करें तो गर्ल्स ज़्यादा जल्दी से ग्रो कर जाती हैं। गर्ल्स की जो ग्रोथ होती है वो एडोलसेंस की एज तक, यानी कि आपकी जो 12th तक की एज होती है, टिल 12 की जो एज होती है, उस एज तक आपकी जो गर्ल्स होती है वो ज़्यादा जल्दी ग्रो करती हैं। वो जल्दी लंबी हो जाती हैं, जल्दी उनमें जो है इमोशनल स्किल्स आ जाते हैं, जल्दी उनमें कॉग्निटिव सेंस आ जाती है। बॉयज़ में थोड़ी लेट आती है 12 साल की उम्र तक, ठीक है ना। उसके बाद फिर बॉयज़ जल्दी ग्रो करने लग जाते हैं। तो मतलब बॉयज़ तो अपनी एक फिक्स एज पे ग्रो कर रहे होते हैं, फिक्स स्पीड में ग्रो कर रहे होते हैं, पर जो गर्ल्स होती हैं वो 12 एज तक जल्दी ग्रो कर जाती हैं। तो आप देखेंगे अगर आप कोई क्लास लें, कोई बैच लें जिसमें सिर्फ 12 साल के जो स्टूडेंट्स होंगे, तो आप देखेंगे उसमें जो गर्ल्स होंगी उनकी हाइट ज़्यादा होगी बॉयज़ के मुकाबले में। पर जो हम एवरेज की बात करें एडल्ट्स में एवरेज हाइट जो है बॉयज़ की ज़्यादा होती है गर्ल्स के मुकाबले में। और 12 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें गर्ल्स की ज़्यादा हाइट होती है, ठीक है ना। वो फिजिकली और मेंटली बहुत जो है गर्ल्स ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं 12 साल की एज तक। इसलिए जेंडर फैक्टर भी कंसिडर करना ज़रूरी होता है जब हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं। फिर हमारा इन्वायरमेंट आ जाता है कि उसको चारों तरफ इन्वायरमेंट कैसे मिला है, कैसे लोग मिले हैं, इमोशनली स्टेबल लोग मिले हैं, जो आपका हवा अच्छी मिली, अच्छा जो पॉल्यूशन फ्री हवा मिली है, या फिर पॉल्यूशन मिला है तो आप जल्दी बीमार पड़ने लग जाएंगे। पॉल्यूशन फ्री हवा मिली है तो आपकी जो ग्रोथ में अच्छी बात है, आपकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, आपको बीमारियां नहीं होंगी। तो इन्वायरमेंट भी अब बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो इसके बाद हमारा न्यूट्रिशन कैसा मिला है बच्चे को। अगर बच्चे को अच्छा प्रोटीन मिला है तो बच्चे की ग्रोथ अच्छी से होगी। अगर बच्चे को जो है अच्छा विटामिन मिले हैं तो बच्चा जो है इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, आंखें स्ट्रांग होंगी बच्चे की, उसकी जो है समझ अच्छी होगी, सारी सेंसेस अच्छी होंगी बच्चे की, अगर उसको न्यूट्रिशन अच्छा मिला है। पर अगर उसको न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिला
तो उसकी सेंसेस इतनी स्ट्रांग नहीं होंगी, उसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होगी, वो जल्दी-जल्दी बीमार पड़ जाएगा। जब वो बड़ा होगा, एडल्टहुड में जाएगा तो जल्दी-जल्दी बीमार होने लग जाएगा, ठीक है ना? और जो बच्चे माल न्यूट्रिशन से के शिकार हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ भी बहुत ही बुरी तरीके से इफ़ेक्ट हो जाती है। इसलिए इंडिया में जो ये अभियान चालू किया गया था कुछ साल पहले कि फाइट अगेंस्ट माल न्यूट्रिशन, क्योंकि इंडिया में काफ़ी जो बच्चे होते हैं, वो माल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं। माल न्यूट्रिशन का मतलब कि उनको प्रॉपर अमाउंट में विटामिन और प्रोटीन्स नहीं मिल रहा है। फैट्स तो भरपूर मिल रहा है, फैट्स की कमी नहीं है इंडिया में, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट की। बच्चे बहुत मोटे-मोटे पैदा होते हैं, पर उनको विटामिन्स और प्रोटीन्स नहीं मिलते हैं। अब अर्ली स्टिमुलेशन क्या हुआ है बच्चे का, यानी कि बच्चे को अर्ली एज में स्कूल जाने से पहले के जो होता है एज, उसमें कितना उसको एनकरेजमेंट मिली है। क्या घर में बच्चे से सब बात करते थे, बच्चे को सब अटेंशन देते थे, अगर देते थे तो आगे जाके उसकी सोशल स्किल्स अच्छी हो जाएंगी। क्या बच्चे को जो है स्कूल से पहले बुक्स दी जाती थी, जो पिक्चर बुक होती है ना बच्चों के, नर्सरी के बच्चे के लिए, क्या उसको वो दिखा के एनकरेज किया जाता था कि उसमें क्यूरोसिटी जागे। एप्पल क्या होता है, ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बॉल होती है, सी फॉर कैट होती है, कैट कैसे दिखाई देती है, काऊ कैसे दिखाई देती है, ठीक है ना, इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं। और आपके थोड़े लैंग्वेज पे थोड़ा फोकस किया जाए कि बच्चा जो है हर चीज़ नए नए शब्द सीख सके बच्चा, और चीज़ों को क्लियर बोल सके, चीज़ों को पढ़ना सीख सके। मतलब अर्ली स्टिमुलेशन उसको क्या दिया गया है, अगर उसको अर्ली एज में इंकरेज किया गया है तो बच्चा आगे जाके अच्छे से डेवलप कर पाता है। अब चाइल्ड रियरिंग की बात आती है। चाइल्ड रियरिंग थोड़ा आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसमें होता है मतलब कि बच्चे को पेरेंट्स ने कैसे पाला है, उसमें जो है पेरेंटिंग कैसी करी गई है। ऐसा देखा गया ऑब्जर्वेशन के द्वारा कि जितने भी परमिसिव पेरेंट्स होते हैं, परमिसिव का मतलब हो गया कि जो चाहते हैं कि उनके बच्चे हर चीज़ के लिए उनसे परमिशन मांगे, हर चीज़ के लिए उनसे पूछे। जो देखा गया है कि जितने परमिसिव पेरेंट्स होते हैं उनके चिल्ड्रन इतने ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाते, उनके सोशल स्किल वीक रह जाती हैं, उनमें लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। 3 चीज़ें मेन होती हैं, एग्ज़ाम में तो पूछी जाती हैं। लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, सोशल स्किल्स अच्छे नहीं होते हैं, उन जो है अंडर अचीवर होते हैं, वो जो है कुछ भी जो है अपने जीवन में इतना ज़्यादा अचीव नहीं कर पाते हैं। और चौथी चीज़ कि उनमें इमोशनल कंट्रोल नहीं होता है, अपने ऊपर इमोशंस पे जल्दी कंट्रोल नहीं होता है, बात-बात पे रोना शुरू कर देते हैं, बात-बात पे वो गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है ना? ये होता है परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल में। अगर परमिसिव हो गया, बार-बार हर चीज़ मुझसे पूछो, तो उस बच्चे के अंडर डेवलप रह जाता है, अंडर अचीवर रह जाता है। बच्चा जो है पुअर इमोशनल कंट्रोल होता है उसके ऊपर, और जो है उसके जो है सोशल स्किल्स वीक हो जाते हैं। दूसरी तरफ जो डेमोक्रेटिव पेरेंट्स होते हैं, डेमोक्रेटिव या फिर फाइन पेरेंट्स, यानी कि जो या तो अपने बच्चे को पूरी आज़ादी देते हैं कि वो अपने विचार रख सके, वो जो है डिसीजन मेकिंग में अपना जो योगदान दे सके, वो समझ सके उसके साथ क्या करा जा रहा है, उसको ज़्यादा परमिशन ना मांगनी पड़े, ठीक है ना? उनको डेमोक्रेटिव या फिर फाइन भी होते हैं, फाइन यानी दोनों के बीच के, डेमोक्रेटिव और परमिसिव के बीच के फाइन, उनको फाइन पेरेंट्स कहते हैं। तो दोनों केस में देखा गया है कि इस तरीके के पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं, चाइल्ड्स होते हैं, उन वो जो ज़्यादा अचीवर्स होते हैं, उनके इमोशनल स्किल्स भी अच्छे होते हैं और सोशल स्किल्स भी अच्छे होते हैं, और जल्दी वो ग्रोथ कर पाते हैं, उनकी जो ग्रोथ अच्छे से हो पाती है, जो हमारे डेमोक्रेटिक पेरेंट्स होते हैं उनके अंदर, ठीक है? तो ये तो हो गए 6 टाइप के हमारे जो है फैक्टर्स जो इफेक्ट करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। अब हम कुछ स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करेंगे कि किस एज तक कैसी डेवलपमेंट होती है। तो सबसे पहले हम इन्फेंसी की बात करेंगे। इन्फेंसी जो कि हमारी 0 से 2 ईयर तक होती है। 0 यानी कि यहाँ पे हमने 0 लिखा है, माइनस में नहीं लिखा है। जो हमारी गर्भ के अंदर की एज होती है, 9 महीने होते हैं, वो माइनस में चले जाते हैं। यानी कि न्यू बॉर्न से 2 साल का जो बच्चा होता है उसकी बात करेंगे। तो वो बच्चा जो है स्किल्स तो क्या ही सीखता होगा, वो पूरी तरीके से पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होता है, और स्किल के नाम पे वो बस सिटिंग और स्टैंडिंग सीख पाता है, सिटिंग और स्टैंडिंग। ठीक है ना? वो जो है इन्फेंसी की स्टेज पे 0 से 2 की एज में वो जो है बैठना सीखता है,
और खड़ा होना सीखता है, इससे ज़्यादा उसको कुछ आता नहीं है। फिर उसके बाद हम जो है चाइल्डहुड की बात करेंगे। चाइल्डहुड को भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड में। अर्ली चाइल्डहुड जो कि हमारी 2 साल से 6 साल की उम्र में होती है, ठीक है ना? और 2 साल की उम्र में ही बच्चा चलना भी सीख जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो बच्चा चलना सीखता है, अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप अर्ली चाइल्डहुड लिखेंगे। तो वह बच्चा जो है इन दोनों के बीच में कहीं सीखता है, इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड के बीच में कहीं वो चलना सीखता है। और अर्ली चाइल्डहुड को जो है लैंग्वेज के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेज बोला गया है। ठीक है ना? ये इसमें वो काफ़ी सारी लैंग्वेज सीख जाता है और 6 साल की उम्र में वो फाइन मोटर स्किल्स भी सीख जाता है। और अपना चलना, बैठना, खड़ा अपनी बॉडी की खुद केयर करना सीख जाता है अर्ली चाइल्डहुड में। यानी कि अब वो टॉयलेट यूज़ करना सीख गया है, अब वो खुद से चलना सीख गया है, खुद से पानी पीना सीख गया है। 2 साल का बच्चा खुद से क्या कहाँ चल पाता है, उसे टॉयलेट भी पेरेंट्स को ही ले जाना पड़ता है। पेरेंट्स को ले जाके जो है उस पे ठपकी लगा-लगा के टॉयलेट करवानी पड़ती है। जबकि अर्ली चाइल्डहुड में वो अपनी बॉडी की खुद केयर कर पाता है और लैंग्वेज डेवलपमेंट भी उसका अच्छे से हो पाता है। और 6 साल की एज में तो उसके फाइन मोटर स्किल्स यानी कि लिखना, ड्राइंग करना ये भी बहुत अच्छे से डेवलप हो जाते हैं, ठीक है ना? और जो चलना है वो 2 साल की एज में सीखता है। तो हो सकता है वो कुछ बच्चे इन्फेंसी में सीख जाते हैं, तो कुछ चाइल्डहुड में सीख जाते हैं। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती है, कोई थोड़ा 1-2 साल लेट भी सीख जाए तो भी कोई बात नहीं होती है चलना। फिर होता है हमारा लेटर चाइल्डहुड। अच्छा, एक और बात समझने की है, अर्ली चाइल्डहुड को टॉय एज भी कहा गया है। क्योंकि इस एज में बच्चा टॉयज़ के साथ बहुत ज़्यादा खेलता है, इसलिए उसको टॉय एज भी बोला गया है। फिर अगर हम अर्ली लेटर चाइल्डहुड की बात करें, तो ये 6 साल से 12 साल की एज को कहते हैं लेटर चाइल्डहुड, ठीक है ना? 6 साल से 12 साल की एज होती है हमारी लेटर चाइल्डहुड। और इसमें जो है अब वो सोशल स्किल्स पे फोकस करना चाहिए। इस एज में लेटर चाइल्डहुड में बच्चा अपनी सोशल स्किल्स पे जो है फोकस करता है। सोशल और इमोशनल दोनों स्किल्स पे फोकस करता है। यानी कि बेसिकली इस स्टेज को जो इम्पोर्टेंस होती है वो इंक्लूसिवनेस के लिए इम्पोर्टेंस होती है। यानी कि वो सोसाइटी में अपने आप को इंक्लूड कर पाता है कि नहीं, जो वेरियस स्टूडेंट्स हैं बाकियों के साथ घुल मिल पाता है कि नहीं, सोसाइटी में अपनी जो एक जगह बना पाता है कि नहीं, मतलब सबके साथ जो है जो है एक साथ रहना पाता है कि नहीं, उसके साथ सबके साथ कोऑर्डिनेट कर पाता है कि नहीं, उसके सोशल स्किल्स क्या है, वो दोस्त बना पाता है कि नहीं। ये सब कुछ जो है लेटर चाइल्डहुड में डिफाइन होता है। लेटर चाइल्डहुड में वो अपने सोशल स्किल्स पे जो है वर्क करता है। अर्ली चाइल्डहुड में वो अपने लैंग्वेज स्किल्स पे वर्क कर रहा था और इन्फेंसी में तो वो वही बस बैठने और खड़े होने पे फोकस कर रहा था, ज़्यादा उस पे जो है दबाव डालने की ज़रूरत नहीं होती है इन्फेंसी में। अर्ली स्टिमुलस देना ज़रूरी होता है और दबाव डालना ज़रूरी नहीं होता है इन्फेंसी में। उसके बाद हमारी जो है एडोलसेंस आती है। जो एडोलसेंस होती है वो 12 से हमारे 18 तक चलती है एडोलसेंस। 12 साल की उम्र में स्टार्ट हो जाती है और 18 साल की उम्र में ख़त्म हो जाती है, क्योंकि 18 साल की उम्र के बच्चे को बच्चा नहीं रहता है, वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना? एडल्ट की फिर अपनी लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है जो एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, आपसे सिर्फ स्टूडेंट्स का पूछा जाता है, चाइल्ड्स के बारे में पूछा जाता है। तो 12 साल से 18 साल में जो है हमारा जो है एडोलसेंस स्टार्ट होती है। और एडोलसेंस में हम देखते हैं कि जो है गर्ल्स में ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ हो रही है, बॉयज़ में कम तेज़ी से ग्रोथ होती है अर्ली एडोलसेंस में, ठीक है ना? और हम देखते हैं कि एडोलसेंस में वो अपनी आइडेंटिटी ढूँढना शुरू करता है। बच्चा समझने लगता है कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ पे है? क्या मैं जो है आगे जाके भविष्य में एथलीट बनूँगा, या फिर मैं आगे जाके जो है आर्टिस्ट बनूँगा, या मैं मैथमेटिशियन बनूँगा, मैं टीचर बनूँगा, या फिर मैं कुछ इंजीनियर बनूँगा, डॉक्टर बनूँगा। मतलब वो अपना इंटरेस्ट जानना सीखता है। वो अपना इंटरेस्ट जानना सीखता है, अपनी आइडेंटिटी फाइंड करना सीखता है। एडोलसेंस में बच्चा अपनी आइडेंटिटी बनाता है। आइडेंटिटी बनाता है और अपना इंटरेस्ट सीखता है, ठीक है ना? तो ये हो गई हमारी 4 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ये चाइल्ड तक की हमने बात करी है, उसके बाद एडल्ट भी आते हैं, एडल्ट एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, तो हमने आपको चाइल्ड तक की समझाई है। ये आपको मेजर मेजर जो है ईयर याद करने पड़ेंगे, 0 से 2 साल, 2 से 6, 6 से 12, और एक्टिविटीज याद करनी पड़ेंगी, ठीक है ना?
इसमें आपकी जो है टॉयलेट ट्रेनिंग भी आप लिख सकते हो, या फिर टॉयलेट का यूज़ करना लिख सकते हो। और फिर जो है लेटर चाइल्डहुड में सोशल स्किल, इंक्लूसिवनेस, ठीक ना, इंक्लूसिवनेस का भी एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है आपके, कि जो है कौन सी स्टेज को इंक्लूसिव स्टेज बोला जाता है, तो वो लेटर चाइल्डहुड की स्टेज को कहा जाता है। इसी के साथ हमारी आज की ये क्लास कंक्लूड होती है। हमने एक एक चीज़ आपको बड़ी डिटेल में समझा दी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने का पूरा ट्राई करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक से कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए। थैंक यू।